कोविड-19 के बारे में हम ये जानते हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। मगर जैसे-जैसे इसके केसेस बढ़े, तो हमें ये जानकारी भी मिलनी शुरू हुई कि लोग कोविड से लड़कर बाहर तो आ गए, लेकिन उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा और भी कई तरह के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए। जो लोग पहले से ही बीमारी से लड़ रहे थे, उनमें और भी अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ और जागरण डायलॉग्स के आज के इस कोविड स्पेसिफिक सीरीज, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एसोसिएशन में कर रहे हैं। इसमें हमारे इस चर्चा का टॉपिक है पोस्ट कोविड हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, क्या रखना है ध्यान और क्या करें उपाय। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन सिंह इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स भोपाल। डॉक्टर सरमन, आपका जागरण डायलॉग में स्वागत। डॉक्टर सरमन, आज सबसे पहला सवाल इस सेशन का हम लेते हैं कि आपने बहुत सारे बीमारियों को इसमें कैप्चर भी किया, मगर मैं एक बार उसको वापस से बोल देता हूँ क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा आए थे। कोविड से ठीक होने के बाद लोगों में ब्रीदिंग इश्यू, पर्सिस्टेंट फटीग एंड टायर्डनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, चेस्ट पेन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के भी रिस्क बढ़े, पार्किंसंस के डिजीज के रिस्क बढ़े, अल्जाइमर के डिजीज की समस्या आने लग गई, स्ट्रोक की समस्या कई लोगों में देखी गई, स्लीपिंग डिफिकल्टी, मेमोरी लॉस, फटीग, अर्ली एग्जॉशन, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इंपेयरमेंट जिसको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं वो भी देखा गया, माइल्ड ब्रेथलेसनेस भी देखा गया, ड्राई कफ भी देखा गया और हेडेक्स तो काफी लोगों में देखा गया। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं क्या डॉक्टर, क्या कोविड से ठीक हुए लोगों में ऑलमोस्ट ये इनमें से एक समस्या तो कई लोगों ने देखी, तो ये ऐसा ऐसा होता क्यों है? ऐसे ये सब समस्याएं निकल के क्यों आती? ज्यादातर जो चीजें हैं वो तो कैपिलरी का जो मैंने बताया कि उससे बिकॉज ये एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उसी से सारे शरीर में फैलता है। तो जो चाहे वो न्यूरोलॉजिकल चीजें हों या कंफ्यूजन हो या याददाश्त की प्रॉब्लम हो या पार्किंसंस की बात करें, ये सारी न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोवैस्कुलर चीजें हैं। तीसरी चीज जो ब्रेथलेसनेस बहुत सारे लोगों में और कई लोगों में खांसी जो रहती है, वो देखा गया है कि फाइब्रोसिस कई लोगों में जो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज जिनको होती है, तो लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है और वो फाइब्रोसिस रिजॉल्व होने में, दोबारा नॉर्मल लंग्स को आने में कई बार महीनों और कुछ लोगों में देखा गया 5-5, 6-6 महीने लग रहे हैं जिनको बहुत सीवियर हुआ है। अ, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, वो देखने में आया कि साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक भी होती हैं। तो साइकोलॉजिकल उसका माइल्डर फॉर्म होती है और साइकेट्रिक जो बहुत सीवियर फॉर्म होती है। हमने बहुत सारे लोगों ने देखा है कि किस तरह से माता पिता की डेथ हो गई, उसी पे बगल वाली बेड पे बेटा है, लेकिन बेटा उसका वो भी बीमार है, लेकिन वो उनके दफन नहीं कर सकता। और बहुत सारे इतने इमोशनल हम लोगों के सामने ऐसे सीन आए कि बेटा सामने मर गया और माँ बाप जो हैं उसके वो भी बीमार हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, गले नहीं लगा सकते उसको, दफन क्रिया में अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते। तो ये जो चीजें हुई, तो कहीं न कहीं चाहे बेशक उन्होंने किया हो, बहुत सारे लोग विदेशों में थे, वो अपने माँ-बाप की डेथ हो गई लेकिन नहीं आ पाए। तो ये सब चीज़ों से सबको, दुनिया को इसने बहुत ज़्यादा विचलित किया है। ये मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े दुःख को सहन कर लेते हैं। जी डॉक्टर, चूंकि सवाल काफी हैं तो हम थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं और कुछ बड़े कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, जो कई लोगों में या तो आ गए कोविड से ठीक होने के बाद या पहले से थे तो और बढ़ गए, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट के इश्यूज, हाइपरटेंशन, प्रेशर, ब्लैक फंगस की समस्या कई लोगों में देखी गई। कई लोगों में किडनी के इश्यूज देखे गए हैं जो कोविड से ठीक हुए हैं उसके बाद। क्या करें ऐसे पेशेंट जिन्होंने कोविड को तो हरा दिया पर अब इन बीमारियों से लड़ रहे हैं? इनको क्या, कौन सी चीजें इनको ध्यान रखनी चाहिए अभी इस हालत में? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने कहा और हमने, क्योंकि आपके प्रश्न थे उस तरह से कुछ आंसर उसी तरह से हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो धीमे-धीमे बताएँगे लोगों को जिस तरह जी से। सबसे पहले जी जो मुख्य तौर से जब घर जाता है आदमी, तो उसको फटीग जो रहता है, मीन्स थकान। और वो थकान जो नॉर्मली सभी मरीजों में देखी गई है कि कभी भी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह लग जाते हैं, तो नॉर्मल नहीं हो पाते, तो उनको थकान होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। मरीज को हॉस्पिटल में रहा है, अगर आईसीयू में भी रहा है तो उसको बहुत एंटीबायोटिक चले हैं, उसको एंटीपायरेटिक जिसको बुखार की दवाई चली हैं, कुछ लोगों जी को ऑक्सीजन चली है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं और उससे रिकवरी होने में, जैसा मैंने बताया कि बाकी जो हमने पैथोलॉजी की जी बात की, हम उसको ये भी मान लें कि उनमें कोई ना कार्डियोवास्कुलर है, ना ही लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रोसिस भी नहीं हुआ है, यंग आदमी हैं। इवन देन उनमें सब में होगा, बिकॉज़ जितने भी हम स्टेरॉइड दें, चाहे एंटीबायोटिक दें, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं
जो हमारे ब्लड की मेटाबॉलिज्म और जो बहुत सारे साइटोकाइन या बहुत सारी जो चीजें ऐसी होती हैं उनमें चेंजेस ला जी, देते हैं। जब भी हम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इंडिस्क्रिमिनेट यूज किस तरह से मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया, स्टेरॉइड तो हम बाद में बात करेंगे। जी, तो इवन एंटीबायोटिक जो लोगों ने दिए गए बहुत लंबे टाइम तक बहुत हाई डोजेस एंटीपायरेटिक क्रोसिन या जो भी दवाई हैं उनके दिए गए, उनकी वजह से भी हमारे बहुत सारी चीजों में असर आता है। तो उसकी वजह से थकावट होती है, जी, एनीमिया यूजुअली लोगों में अक्सर होता है, तो ब्लड उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ ही साथ जो कभी कभी जिसको कहते हैं हम जो बॉर्डर लाइन केसेस जो होते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये जो मैंने बताया फटीग या थकान जो होती है ये फुल्ली रिकवरेबल है। बाकी चीज़ों में बहुत लंबा जी। टाइम लग जाता है, कई बार उनमें दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं लोगों में। लेकिन फॉर्च्यूनेटली ये जो थकान है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थकान है, थोड़े दिन आराम करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे लोग और बिकॉज़ एंटीबायोटिक बंद हो जाते हैं, तो उससे ऑटोमैटिकली अच्छा रिस्पॉन्स आया, थकान ठीक हो जाती है। जी, डॉक्टर कई लोग बोलते हैं कि शरीर के अंदर कोई बीमारी अगर आ रही होती है, तो शरीर के अंदर बदलाव होते हैं और बदलाव संकेत होते हैं किसी भी इंसान के लिए, जो अंदर से हमें पता चलते हैं कि हाँ, कुछ बदलाव हो रहा है। तो कोविड से लड़ने के बाद जो लोग बाहर निकल के आए, उनको उन कौन से उन बदलाव संकेतों पे नज़र रखनी चाहिए जो उनको ये समझ में आए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? कुछ लोगों में किडनी एंड लिवर और पैंक्रियाज इनकी भी कॉम्प्लिकेशन देखी गई है। तो किडनी इन्वॉल्व होता है, जैसे जब हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो कभी-कभी ऑक्सीजन जब रैशनल तरीके से नहीं दी गई है और उसको कई बार बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन दे दी जाए तो वो भी जी, ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो उसी तरह से कुछ जो ऑर्गन्स हैं जिनमें से कि किडनी है और पैंक्रियाज भी है। तो हमने भी ऑटोप्सी की जो स्टडी की उनमें भी हम लोगों ने देखा कि अब तक माना जाता था कि कोविड केवल लंग्स को और हार्ट को अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। किडनी एंड पैंक्रियाज को भी करता है, टू सम एक्सटेंट लिवर को भी करता है, बट किडनी में देखा गया कि काफ़ी लोगों में लंग्स, पेट में अगर दर्द होने लगा है जो पहले नहीं होता था, या जो जैसे मैंने बताया कि बार बार लूज मोशन आने लग गए, तो वो चेकअप भी अपने कंप्लीट प्रोफाइल जिसको कहते हैं कि वो करा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड एमाइलेज टेस्ट करा लें, तो वो एडवाइजेबल रहेगा। जी, डॉक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे जागरण के दर्शकों के लिए। वैसे लोग जो कोविड से ठीक हो गए हैं और नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं, उन्हें शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी और हमारा शरीर बाहर से, अंदर से, दोनों तरफ से मजबूत बना रहे, आगे किसी भी खतरे को झेलने के लिए? जी, डॉक्टर। इम्यूनिटी का डेफिनेटली इम्यूनिटी हमारी हमेशा ही ठीक रहनी चाहिए, और उसके लिए जो मैंने बताया कि एक तो डाइट हमारी कंट्रोल होनी चाहिए और एक फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज ये जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिकली करें। एक पर्पजफुल एक्सरसाइज भी होती हैं जिसमें कि आप वॉक कर सकते हैं, लिफ्ट अगर यूज ना करें, सीढ़ियाँ जी, चढ़ सकते हैं या कहीं जो इस तरह से करना है। दूसरी चीज़ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें और शुगर कम से कम लें। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो नेचुरली मिल्क मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, जितने भी अंकुरित जो चीज़ें हैं वो लें। और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो गुड क्वालिटी मीट होती है, फिश होती है, इनसे प्रोटीन को वो कर सकते हैं सप्लीमेंट। जी, डॉक्टर आपने बताया एक्सरसाइज के बारे में, सो बहुत ज़रूरी है हमारे वैसे ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। लेकिन बहुत लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे और कोविड के कारण वो इन सब चीज़ें से इन सब ये चीज़ें छूट गई। जब नॉर्मल रूटीन में आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, जो एक लेवल से ऊपर है। तो ये ऐसा करना इस समय जब वो कोविड से निकल के आए हैं तुरंत, ऐसा करना सेफ है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। शुरू के ओपनिंग जो आपके क्वेश्चन्स थे उसके जवाब में भी मैंने कहा, जी, और हमने अपने बहुत अच्छे 2-3 ऑफिसर्स को हम जानते हैं, और वो बड़े फ्रीकी थे एक्सरसाइज के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उनके 2-2 या 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करूँगा कि स्लोली अपना एक्सरसाइज बढ़ाएँ, और सडनली जाकर के जी, जैसे कोरोना से ठीक हुए सडनली जिम में जाकर के ना जाएँ। धीमे-धीमे वॉक करें, वॉक करके जी। थोड़ा-सा अपनी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप वो इंक्रीज़ करें, वो अच्छा रहेगा। जी, डॉक्टर कई लोग बहुत टाइम तक ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे, कोविड के दौरान भी और कोविड से ठीक होने के बाद। अ, अब वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तकलीफ कुछ थोड़ी-सी तकलीफ उनको है अभी।
ऐसे लोगों को प्रिकॉशंस के तौर पे अभी क्या ध्यान रखना चाहिए? जब अभी अब जैसे हम अब सब देख रहे हैं कि तीसरे वेव के आने की बात भी हो रही है, तो वैसे लोगों को जो बहुत टाइम तक ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहे, उनको अभी क्या प्रिकॉशंस रखने देखिए, बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ब्रिटेन में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो हैं? इंडियन ओरिजिन की कोई एक डॉक्टर थीं, वो 1 साल ऑक्सीजन पर रही हैं। तो वो हमारे मेडिकल लिटरेचर जी, में भी उनका ज़िक्र है, वो पब्लिश भी हुआ है उनका केस। तो इस तरह के लोग हुए तो उनमें एक तो जी, बहुत फाइब्रोसिस देखी गई है, तो परमानेंट फाइब्रोसिस लंग की हो जाती है। तो उनके लिए एडवाइजेबल ये रहेगा कि योगा या इस तरह की जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज वो करें, और धीमे-धीमे जैसे मैंने कहा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनको कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी टास्क नहीं लेना होगा। और बिकॉज़ इस जी, तरह से जो लंबे टाइम तक रहते हैं, लंग्स में काफ़ी इंजरी हो जाती हैं। और वो फाइब्रोसिस इतनी हो जाती है, कभी-कभी उसको फाइब्रोसिस रिवर्ट नहीं भी होती है। तो इस तरह के जो लोग रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि वो पुराने टाइम या पुराने जो काम करते थे, उस लेवल तक वो नॉर्मलाइज़ हो सकें। कम से कम सालों जी, तक तो नहीं हो पाएँगे, हो सकता है कि कई सालों के बाद वो नॉर्मल हो जाएँ। तो उनको अपनी दिनचर्या, उनकी वर्क सारी चीज़ें ये सब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ उनमें जैसा मैंने बताया कि लंग्स के अलावा दूसरे चेंजेज़ भी आ जाते हैं बॉडी में, तो वो सारे चेंजेज़ आएँगे। पर्टिकुलरली जो होता है लंग में बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है ये। एंड जैसा मैंने जी, बताया कि ऑक्सीजन पे सपोर्ट में रहते हैं, तो ऑक्सीजन पे जो लंबे टाइम तक रहते हैं, अंडरस्टूड है कि उनके लंग बुरी तरह से वो फाइब्रोस या नॉन फंक्शनल हो गए थे। तो उनके जो रिकवरी होने में, 100% नॉर्मल होने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो उनको एडवाइजेबल यही रहेगा कि 2 लेयर मास्क लगा सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट जी, है, वो रखें, और खुले वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहें तो अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर अब हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये देखा गया है कई सारे बच्चों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे। सो ये क्या है और इनसे बच्चों को कैसे बचाया जाए? जी डॉक्टर। देखिए, ये थोड़ा-सा अभी जिसमें नंबर ऑफ केसेस इसके काफ़ी रिपोर्ट किए गए। पहले ये अननोन बीमारी जी, थी, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ बच्चों में इस तरह की जो दूसरी बीमारी से शुरू-शुरू में कुछ केसेस कन्फ्यूज़ किए गए। लेकिन बाद में पता चला कि जी, कोविड से ही एक डिस्टिंक्ट इसको नाम दिया गया, और जैसा कि नाम है मल्टी सिस्टम इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत जी, सारे कॉम्प्लिकेशन बच्चे को हो सकती हैं, और इसके लिए प्रिवेंशन जहाँ तक प्रश्न है, इसका किसी को नहीं पता कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चों में होता है, हर एक बच्चे में नहीं होता है, तो उनकी क्या प्रिडिस्पोज़िशंस होते हैं या क्या फैक्टर होते हैं, ये अभी एक जी, शोध का क्षेत्र है। लेकिन ये देखा गया है कि यस, कुछ लगभग 5 से 10% बच्चों में ये देखा गया है, लेकिन 90% बच्चों में नहीं होता। उनमें क्यों नहीं होता और इनमें क्यों होता है, तो ये अभी शोध इस पे कार्य चल रहा है। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर। हम सब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे फेक न्यूज़, अनवेरिफाइड न्यूज़ फैलते हैं, कोविड के बारे में फैले, वैक्सीन के बारे में फैले, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में फैले, और लोग बिना सोचे-समझे ऐसी जानकारी को शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से डॉक्टर क्या मैसेज? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए डब्ल्यूएचओ के डीजी ने इसका नाम दिया था इन्फोडेमिक्स। और ये हम जी, अनफॉर्चुनेटली, और इसी की वजह से, चाहे वैक्सीन हेजिटेंसी जो बिल्कुल आपने सही कहा, वो हो, या स्टेरॉइड का भी, जो मैं बार-बार कहना चाहूँगा, स्टेरॉइड भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप खरीद के केमिस्ट की दुकान से खरीद के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, वो सब हुआ, कॉम्प्लिकेशंस हुई। मेरा आपके माध्यम के थ्रू ये आह्वान होगा कि जो लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर ये दोनों में जो गाइडलाइंस और जितने भी प्रिकॉशंस या जो भी अपडेट हैं, और जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और उस पर लोग जाएं। और उसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी में भी सारे आपको जितने भी क्वेश्चंस और आंसर वहां पर दिए हुए हैं, जो भी जी, पॉसिबल हो, वो आप वहां से ढूंढ सकते हैं, और सही जानकारी मिनिस्ट्री जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है या ऑथराइज्ड एजेंसी है, तो किसी, या तो किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएँ, या फिर प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जो वेबसाइट पे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन सही पता करें, और वहाँ आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। जी, ज़रूरी है, सही जानकारी ही हम पढ़ें और सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ। ये इस इन्फोडेमिक के समय बहुत ही ज़रूरी है।
समय अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज का ये सेशन हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे थे। डॉक्टर सरमन सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूँ जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचाएं जो जानकारी डिटेल्स में डॉक्टर सरमन ने दी। You can read about this interview on Jagran English and Hindi website as well. Jagran Dialogue aims for media, news and health literacy and will come to you with a new topic with another guest. Once again, till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, Dr. Sarwan, once again.